हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाव क्लास। आज की इस क्लास में हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इस चैप्टर के मतलब इस पूरी बुक के, जो आपकी केमिस्ट्री की बुक है, इसके सिलेबस पे एक बार एक नज़र डालना चाहूँगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर कितना पोर्शन आ रहा है या कौन सा पोर्शन आ रहा है, कितना पोर्शन छोड़ दिया गया है, कौन सा पोर्शन नहीं आएगा। तो इस तरह की बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं। ठीक है, और कंफ्यूजन आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती हैं। तो पहली बात, चलिए थोड़ा सा जनरल इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में कौन कौन से पार्ट, या जो पूरे चैप्टर्स हैं, टोटल चैप्टर्स हैं, उनमें से कौन कौन से पार्ट आपके एग्जाम में आ रहे हैं और कौन से पार्ट आपके एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, रेडी। तो जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, एज यू नो दैट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट आ रहा है। ठीक है, मैं बार बार चैप्टर का नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और आपको पता है कि 4 इज योर डेडलाइन। इस टाइम तक हमको पूरा चैप्टर मतलब पूरी साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रिवाइज करना है। सो वी डोंट हैव इनफ टाइम। चैप्टर नंबर 1 आपका पूरा आ रहा है, इसमें से कोई भी पोर्शन डिडक्ट नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 2 भी आपका कंप्लीट आ रहा है, इसमें से भी कोई पोर्शन डिडक्ट नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 2 आपका एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है। तो ये दोनों चैप्टर कंप्लीट आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। ठीक, नॉन मेटल्स, इसमें से पोर्शन रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस, ठीक है, कौन सा पोर्शन रिड्यूस हुआ है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। आपने इस चैप्टर का नेम मेटलर्जी भी करके सुना होगा। मतलब जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, ये जो पोर्शन रिड्यूस हुआ है, ये मेटलर्जी के नाम से भी जाना जाता है। तो मेटलर्जी चाहे कहें, चाहे आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहें, सेम है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का जो पोर्शन है, उस पोर्शन को सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है। ये पोर्शन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट 4th नंबर पे आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इसका भी मैं नेम लिखता हूं क्योंकि इसमें से रिडक्शन हुआ है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में रिड्यूस पोर्शन नॉमनक्लेचर है। नॉमनक्लेचर, इसमें आता है नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब इस चैप्टर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट को इसलिए हो रही है क्योंकि अलग अलग बुक्स में ये जो नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन है वो थोड़ा अलग अलग पोजीशन पे दिया हुआ है। तो मैं आपको सिंपल से बताऊं, आप एनसीईआरटी बुक देखिएगा। एनसीईआरटी बुक में जहां पर होमोलोगस सीरीज खत्म हो जाती है, बस वहीं तक आएगा। होमोलोगस सीरीज के बाद नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं नॉमनक्लेचर। तो वो पोर्शन आपका रिड्यूस कर दिया गया है, वो पोर्शन आपका हटा दिया गया है। उसके पहले के सारे पोर्शंस आएंगे। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है, इसमें बहुत बड़ा पार्ट रिड्यूस कर दिया गया है। सिर्फ 30% आपके एग्जाम में आ रहा है। ध्यान सुनिए, आ रहा है। और नियर अबाउट 70% पार्ट रिड्यूस कर दिया गया है इस चैप्टर से। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अगर हम देखें तो 40% पार्ट आपका आ रहा है। ठीक है, और नियर अबाउट 40 नहीं, थोड़ा सा हम और ले लेते हैं, इसको हम 60 कहेंगे। 60% आपके एग्जाम में आ रहा है और 40% रिड्यूस्ड पार्ट है। ठीक है, 60% आपका एग्जाम कवर कर रहा है और 40% ये रिड्यूस्ड पार्ट है। कार्बन एंड कंपाउंड में 30% आ रहा है, 70% रिड्यूस्ड पार्ट है। अब बचता है सबसे धमाकेदार चैप्टर, वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट ने मुझसे यही पूछा कि सर इसमें से भी कुछ पोर्शन रिड्यूस है। जी नहीं, इस चैप्टर में से कोई भी पोर्शन रिड्यूस नहीं है।
100% ये चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहा है, फुल आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में कोई पोर्शन रिड्यूस नहीं है, ये बिल्कुल कंफ्यूजन ना रखें। चैप्टर नंबर 1 पूरा आएगा, चैप्टर नंबर 2 पूरा आएगा और चैप्टर नंबर 5 पूरा आएगा। चैप्टर नंबर 3 में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल रिड्यूस्ड पार्ट है और चैप्टर नंबर 4 में नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स रिड्यूस्ड पार्ट है। चैप्टर नंबर 4 थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग पोजीशन पे नेमिंग ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है, मतलब नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स दिया हुआ है। एनसीईआरटी आप उठाइए, देखिए जहां पर होमोलोगस सीरीज खत्म हो जाती है वहीं तक ये पोर्शन आ रहा है, उसके बाद ये पोर्शन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब अपने चैप्टर्स पे चलते हैं हम। So today we talk about chemical reaction and equation. Chemical reaction and equation. Okay? देखिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन काफी बड़ा चैप्टर है, ये 2-3 पार्ट्स में डिवाइड है। जो इसका फर्स्ट पार्ट आता है वो है बेसिक, ठीक है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि केमिकल रिएक्शन क्या है या केमिकल इक्वेशन क्या है। चैप्टर जो पार्ट नंबर 2 है उसमें आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, कुछ भी ऐसा हो, तो ये सबसे बड़ा पार्ट है और इस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, बिगेस्ट पार्ट मान के चलिए कि ये 20%, ये आपका 60%, और इसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है, ठीक है ना, वो भी बेसिक की ही तरह है और ये भी आपका 20%। मैं परसेंटेज आपको इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, और इसको याद रखिएगा कि आपके पास टाइम कम है, ज्यादा टाइम नहीं है। जनवरी खत्म हो गया, कितना टाइम बचा हमारे पास? फरवरी है, मार्च है और अप्रैल है। इतने टाइम में हमको पूरा पोर्शन कवर करना है, तो उस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें पूरे आपको 5 टाइप्स पढ़ने हैं, जिसमें टोटल आपको 8 टाइप्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, 8 से 9 भी एक और हो जाएगा, 9 टाइप्स देखने को मिलेंगे, तो ये सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं अब। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? ठीक है, जनरल है, जल्दी समझाऊंगा इसको। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है, ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। न्यू सब्सटेंस का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, मतलब इस प्रोसेस में केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, मतलब इस प्रोसेस में केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में जुड़ते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं और एक नया केमिकल फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी प्रीवियस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है, ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे होते। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट ये है कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन में क्या फर्क है। क्या होता है केमिकल रिएक्शन और क्या होता है केमिकल इक्वेशन? ये आपके सामने लिखा है केमिकल रिएक्शन और ये आपके सामने लिखा है केमिकल इक्वेशन। क्या फर्क है दोनों में? ठीक है, देखिए मान लीजिए दो सब्सटेंस हैं, एक सब्सटेंस ए है और एक सब्सटेंस बी है। दोनों सब्सटेंस कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस सी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस ए सब्सटेंस का नेम होगा, मान लीजिए अल्फा। बी सब्सटेंस का भी कोई नेम होगा, मान लीजिए बीटा। सी सब्सटेंस का भी कोई नेम होगा, मान लीजिए गामा। ठीक है, बस मैं ऐसे जनरली एक नाम मान रहा हूं, ऐसा कुछ होता नहीं है। अल्फा, बीटा एंड गामा। अगर हम मान रहे हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन है, ये एक केमिकल रिएक्शन है, या रिएक्शन भी आप छोड़ दीजिए, हम ये मान रहे हैं कि ये पूरी प्रोसेस जो है ये केमिकल कॉम्बिनेशन है। क्या है ये? केमिकल कॉम्बिनेशन है। तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन की प्रोसेस
ये केमिकल कॉम्बिनेशन की प्रोसेस, एक तो हम नेम्स को वर्ड्स में लिख सकते हैं, मतलब ये जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं अल्फा, बीटा, गामा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। या तो इनको वर्ड्स में लिखा जाए या तो इनको सिंबल्स में लिखा जाए। अगर हम मान लें कि ये इनके सिंबल्स हैं तो इनको हम सिंबल्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी केमिकल कॉम्बिनेशन को सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन को सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन कहलाता है, और किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन को वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना केमिकल रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। यही डिफरेंस होता है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक। चलिए एक जल्दी से एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। ये बहुत कॉमन टॉपिक है तो इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। Mg+O2 मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से हुआ, इसको यहां पे हीट कर दिया गया, ये बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहां पे 2 ऑक्सीजन है तो यहां पे हम आगे 2 लगा देंगे, 2 MgO2, ये बैलेंस हो गया, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब ये जो लिखा है आप समझ गए होंगे क्या है, बोलिए, आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है। ये है केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज दिस? केमिकल इक्वेशन। अगर हमने इसको ऐसे लिखा होता, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो के ऊपर डेल्टा का साइन है, ट्राइंगल का साइन है, ट्राइंगल का मतलब होता है हीट, हमने यहां लिखा होता है हीट, और ये बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर ये हम इसको ऐसे लिख दें तो ये क्या कहलाएगा, बोलिए। बिल्कुल आपको समझ में आ गया, मुझे पता है, इट्स कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन, या हम ये कह दें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसे पता लगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, हाउ वी नो, हाउ वी नो, कैसे पता चले कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कैसे आप बताएंगे, क्या प्रूफ है आपके पास? तो चलिए कुछ प्रूफ देख लेते हैं। नंबर 1, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे गैस का फॉर्मेशन होता है, गैस निकलती होगी, ठीक है। या तो ये हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर, या तो उसके टेम्परेचर में कोई बदलाव आया होगा, या तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, हो सकता है सॉलिड थी तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड थी तो गैस में कन्वर्ट हो गई, गैस थी तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, ये भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। फोर्थ, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, या तो ये हो सकता है कि उसका कलर बदल जाए, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में कलर बदलता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिएगा कलर बदल जाएगा। ये जो कलर का वर्ड आया है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा, तो आप देखेंगे कि वहां पे कलर बदल जाएगा, ठीक है। फिफ्थ, चेंज इन, चेंज नहीं, यहां पे होगा फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेसिपिटेट? देखिए, प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, TANCE, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के समय फॉर्म होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के समय फॉर्म होता है। कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया, तीन सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया, एक नया इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन गया। जबकि हमने दो होमोजीनियस सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया था,
ऐसा नहीं कि हेट्रोजेनस को मिक्स किया था, नहीं, दो होमोजेनस सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया था और हमने देखा कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया। अब वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट के नाम से जानते हैं, जो कि हम पीपीटी के भी नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीपीटी डॉट, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। तो अगर गैस निकले, टेम्परेचर में बदलाव हो, उसका स्टेट बदले या उसकी कलर में चेंज आए या उसके प्रेसिपिटेट में चेंज आए, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि यहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, मान लीजिए आपसे आपको एग्जाम में कोई इक्वेशन दे दे और आपसे ये कहे कि इसमें जितने भी सिंबल्स हैं सब आप यूज कर लीजिए। कितने टाइप के सिंबल होते हैं या कितने सिंबल्स हैं पूरी, मतलब आपके इस चैप्टर में या आने वाले समय में कितने सिंबल्स का हम यूज करेंगे, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई एक इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन ऐसा देता है जिसमें वो डिटेल्ड पूछता है, ठीक है ना। वो पूरी तरह से कहता है कि आप इस केमिकल इक्वेशन को डिटेल्ड व्यू में लिखिए, डिटेल्स में लिखिए, कोई भी चीज हिडन नहीं होनी चाहिए। तो ये जल्दी से देख लेते हैं हम यहाँ पे कितने तरह के सिंबल्स का यूज करते हैं, ठीक है। सिंबल्स, मान लीजिए पहला सिंबल है एक तरफ की एरो, सिंगल साइडेड एरो। इसका मतलब होता है कि रिएक्शन जो होगा इररिवर्सिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए ऐसा आपको डबल हेडेड एरो देखने को मिले, इस तरह का एरो देखने को मिले, तो इसका मतलब होता है रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फिर से बन जाएगा। अगर ऐसे अब हेडेड एरो देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब वहां पे गैस निकल रही है। लोअर साइडेड एरो देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। मतलब कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया है। नेक्स्ट, मान लीजिए अगर आपको ट्राइंगल देखने को मिले तो ये सिंबल होता है हीट का, दिस ट्राइंगल मींस हीट, ठीक है। और ये जो हीट का सिंबल होगा ये आपको या तो एरो के ऊपर देखने को मिलेगा, एरो ऐसी एरो बनी होगी इसके ऊपर देखने को मिलेगा, या तो फिर प्रोडक्ट साइड में कहीं देखने को मिलेगा। प्रोडक्ट के एंड में कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो हीट इवॉल्व करते हैं, जो हीट देते हैं। कुछ तो हीट लेते हैं और कुछ हीट देते हैं, तो जो हीट देते हैं वहां पे ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा, और जो हीट लेते हैं उनके एरो पे सिंबल आपको देखने को मिलेगा। जैसे अभी मैंने एमजीओ का लिखा था, एमजी प्लस O2, एरो के ऊपर हीट, मतलब इस रिएक्शन ने हीट ली है। अगर एरो के ऊपर हीट लग गया तो मतलब इस रिएक्शन ने हीट ली है। और अगर प्रोडक्ट साइड में कहीं पे हीट का सिंबल आ गया तो इसका मतलब ये कि इस रिएक्शन ने हीट दी है, इसमें से हीट निकल रही है, ठीक है। अगर ऐसा कहीं पे आपको लिखा हुआ दिख जाए CONC डॉट, इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्योर है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या प्योर है, ठीक है। अगर आपको DIL डॉट लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब होता है डाइल्यूट। अब देखिए ये जो कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट वर्ड है ये आपको एसिड और बेस में देखने को मिलेगा। एसिड और बेस कई जगह कॉन्सेंट्रेटेड यूज किए जाते हैं और कई जगह डाइल्यूट यूज किए जाते हैं। कई बार आपको एक्वस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक्वस, एक्वस का मतलब पानी मिला हुआ, व्हेन इट इज मिक्स्ड विथ वाटर, एक्वस। कई बार आपको एक्वस देखने को मिलेगा, लेकिन लोगों में ये कंफ्यूजन आ जाता है, स्टूडेंट में ज्यादातर कंफ्यूजन होता है कि सर डाइल्यूट कहां यूज करें और एक्वस कहां यूज करें। बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, एक्वस कहां यूज करें और डाइल्यूट कहां यूज करें। देखिए डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड मेनली एसिड और बेस में यूज होता है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, एसिड और बेस में यूज होता है। लेकिन एक्वस वर्ड अक्सर सॉल्ट में यूज होता है। आप देखिएगा जब भी कभी दो सॉल्ट सोल्यूशन के सैंपल्स को आपस में मिलाया जाएगा
तो वहां डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, वहां पे एक्वस वर्ड यूज किया जाएगा, पानी मिला हुआ। क्योंकि दो सॉल्ट में तभी रिएक्शन हो सकती है जब उसमें पानी मिलाया जाए, क्योंकि सॉल्ट गुड मतलब ये समझ लीजिए सॉल्ट में आयंस होते हैं, ठीक है, और उनके आयंस को खोलने के लिए, उनके आयंस को लिबरेट होने के लिए, अलग अलग करने के लिए, भाई अलग होंगे तभी तो आपस में मिलेंगे, नहीं तो मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो उनके आयंस को ओपन करने के लिए, उनके आयंस के मूवमेंट के लिए वाटर मिलाना बहुत जरूरी होता है। तो सॉल्ट के केस में याद रखिएगा, अगर सॉल्ट का केस कहीं पे आता है, सॉल्ट, तो वहां पे एक्वस आप वर्ड यूज करेंगे। लेकिन अगर एसिड और बेस का यूज अगर आपको कहीं दिखता है, किसी रिएक्शन में आपको एसिड और बेस दिखता है, तो वहां पे जरूर पढ़िएगा कि वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज किया गया है कि डाइल्यूट एसिड यूज किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे सिंबल्स है, इन सिंबल्स को याद कर लीजिए, और आपको इनकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि कब कहां इनका यूज करना है। जब आपसे क्वेश्चन कभी डिटेल एक वर्ड आता है, हाउ वी मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, वर्ड ध्यान सुनिए, मोर इंफॉर्मेटिव, मोर इंफॉर्मेटिव। कब हम केमिकल रिएक्शन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं या कैसे बनाएं? तो इंफॉर्मेटिव बनाने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए अभी हमने जो पुरानी रिएक्शन लिखी थी Mg की, हमने यहां पे लिखा Mg प्लस O2, यहां पे हीट का साइन, और क्या बन गया MgO। पहली बात बैलेंस कर लीजिएगा, Mg यहां पे कितना Mg, 1 Mg 1 Mg 1O और 2O, तो यहां पे हमने 2 लगा दिया और यहां पे हमने 2 लगा दिया, ये बैलेंस हो गया, ठीक। अब देखिए Mg का मतलब क्या है, मैग्नीशियम, और Mg कैसा है, सॉलिड है, तो यहां पे S लिख देंगे, लिक्विड है तो L लिख देंगे, ठीक है। O2 क्या है, व्हाट इज O2, O2 गैस है, तो हम यहां पे गैस लिख देंगे, और O2 है क्या, ऑक्सीजन, ये हमने लिख दिया। MgO जो बनेगा वो सॉलिड बनेगा, तो S लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन आपकी फुल इंफॉर्मेशन के साथ तैयार है। तो जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे, हाउ वी मेक केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, और जिस रिएक्शन के बारे में कहा जा रहा है उस रिएक्शन को पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आप लिखेंगे, ठीक। अब सुनिए, अब एक और कंफ्यूजन आपके माइंड में आ गया होगा, सर अभी तो आपने बताया कि एक्वस क्या होता है, डाइल्यूट, चलिए ठीक है बता दिया, डाइल्यूट एसिड और बेस के लिए यूज करेंगे, एक्वस सॉल्ट के लिए यूज करेंगे, तो ये लिक्विड कहां यूज करेंगे, है ना, क्वेश्चन अच्छा है, लिक्विड कहां यूज करेंगे। भाई लिक्विड के फॉर्म में देखिए जो डाइल्यूट और एक्वस है, ठीक है ना, डाइल्यूट जैसे मान लीजिए HCl हमने एसिड यूज किया है, तो यहां पे हम लिखेंगे DIL डॉट हाइड्रो क्लोरिक एसिड, ये लिख दिया, और ये HCl है क्या, लिक्विड, तो इसके आगे हमने L लिख दिया, इस तरह से सिंबलाइज किया जाएगा, ठीक है। और अगर जैसे मान लीजिए सॉल्ट है, कोई भी सॉल्ट ले लिया आपने, NaCl, तो आप इसके आगे लिखेंगे एक्वस, पानी मिला होगा, पक्का पानी मिला होगा, ठीक है। यहां पे आप L नहीं लिखेंगे, यहां पे एक्वस लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे सोडियम क्लोराइड, ठीक। बस मान लीजिए कोई बेस आ गया, NaOH आ गया, NaOH कोई भी बेस आ गया, तो उसके नीचे आप डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगर ये HCl आ गया मतलब एसिड आ गया, तो डाइल्यूट HCl या कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अगर NaCl आ गया, कोई सॉल्ट आ गया, तो वहां पे आप एक्वस वर्ड यूज करेंगे, और उसके नीचे उसका नेम जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक छोटी सी बात आपको और बताते हैं। कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो स्केलेटल वर्ड आया हुआ है स्केलेटन से। अगर आपने कभी किसी इंसान का स्केलेटन देखा हो, तो आपने देखा होगा कि ये अनबैलेंस्ड होता है, अनबैलेंस्ड होता है,
मतलब ये अपने से बैलेंस नहीं हो सकता, आपको इसको बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो जब आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा तो क्या होगा, ठीक है, आपको उसको होल्ड करना पड़ेगा या कोई सपोर्ट इसको देना पड़ेगा। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड होती हैं, जिनके रिएक्टेंट साइड के एटम्स प्रोडक्ट साइड के एटम्स से बराबर नहीं होते, ऐसी इक्वेशंस को हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसी इक्वेशन को हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक, अब केमिकल बैलेंसिंग जो है वो एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन है बहुत इजी। मैं आज आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इस ट्रिक को अप्लाई करिएगा। अगर अभी भी इस ट्रिक को सीखने में आपको लगती है कोई दिक्कत है या आपको नहीं समझ में आई, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये ट्रिक समझ में तो आई लेकिन कैसे अप्लाई करना मुझे समझ में नहीं आ रही है। आप इनको अलग अलग इक्वेशंस पे, अलग अलग केमिकल इक्वेशन पे अप्लाई करिएगा, देखिएगा आपका जो केमिकल इक्वेशन है वो बहुत ही आसानी से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको बड़े लंबा मेथड दिया हुआ है, पहले ये बैलेंस करो, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये बैलेंस करो, फिर उसका चार्ट बना के अलग अलग लिखो। ऐसा कभी एग्जाम में पूछता नहीं। आपसे देखिए, आपको एग्जाम में बैलेंसिंग पे कहां ध्यान देना है। पहली बात, आप जितने भी रिएक्शंस ले देखो, और एक बात और, हर रिएक्शन को आपको डिटेल नहीं देना है। हर रिएक्शन को आपको डिटेल, ये पता लगा कि आपने पूरे एग्जाम में 7 रिएक्शंस लिखी तो सबको डिटेल करने में लग गए। डिटेल तब करिएगा जब लास्ट में टाइम बचेगा, नहीं तो आप रिएक्शन लिखिए और उसको बैलेंस जरूर करिए, चाहे डिटेल्ड बनाइए चाहे मत बनाइए, लेकिन बैलेंस जरूर करिए। सारे सिंबल्स आप यूज कर लीजिए। सिंबल्स मतलब जैसे कि वो उसमें एरो कैसे लगेगा, ट्रायंगल है कि नहीं है, अप हेडेड एरो है कि नहीं है, डाउन हेडेड एरो है कि नहीं है। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन को डिटेल बनाने को कहे, कोई एक ऐसी रिएक्शन जरूर किसी के साथ जरूर अटैच होती है कि इस रिएक्शन को आप डिटेल्ड वे में लिखिए, तभी आप उसको डिटेल करिएगा, नहीं तो डिटेल मत करिएगा, टाइम मत वेस्ट करिएगा। ठीक है, भरोसा रखिए मुझ पे। ठीक है, बिल्कुल, आप बिल्कुल ट्रस्ट करिए, मैं जो बता रहा हूं उसको बिल्कुल टू द पॉइंट आप फॉलो करिए। जितनी भी रिएक्शंस आप लिखेंगे, बैलेंस तो आपको सबको करने, लेकिन सबको डिटेल नहीं बनाना है। डिटेल्ड आपको उसी को बनाना है जो स्पेशल एक इक्वेशन कहता है, और उसको डिटेल बनाने के 2 नंबर अलग से होते हैं। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, 2 नंबर उसकी डिटेलिंग पे होता है। ठीक है, तो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस ट्रिक को आप यूज करिएगा, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है, कमेंट करेंगे तो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, और आपकी क्या प्रॉब्लम है, किस टॉपिक में आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कहां पे आपको इंप्रूवमेंट जरूरत है, जैसे मुझे कमेंट मिलेगा उस टॉपिक को हम जरूर नेक्स्ट लेक्चर में रिवील किया करेंगे, या आने वाले लेक्चर्स में उस पर हम जरूर फोकस करेंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है, सबसे पहले उस रिएक्शन में आप ढूंढिए हाइड्रोजन कहां दिया हुआ है, उस हाइड्रोजन को पकड़िए और बैलेंस कर दीजिए। ठीक, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, फिर अदर एटम्स को बैलेंस करिए। कोई कुछ भी कहे आप मत सुनिए, मेरी इस ट्रिक को आप याद रखिए, बहुत ही असरदार है, अचूक ट्रिक है। ठीक है, कई बार देखिए जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसमें जनरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिलते हैं। आप कोई भी रिएक्शन उठा लीजिए, बिना हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के रिएक्शन होगा ही नहीं। अगर दोनों है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसमें दोनों है, अदर एटम्स भी होंगे। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों हैं तो पहले आप हाइड्रोजन को बैलेंस करिए। जैसे ही आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, लगभग कई केसेस में पूरी रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगी। अगर नहीं बैलेंस होती है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद आ जाइएगा ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के बैलेंस करते ही 90% केसेस में पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। और अगर अभी भी नहीं बैलेंस होती तब फिर अदर एटम्स को बैलेंस करने पे आइए। शुरुआत कहां से करेंगे, हाइड्रोजन से। प्रायोरिटी नंबर 1 हाइड्रोजन, प्रायोरिटी 2 ऑक्सीजन, एंड प्रायोरिटी 3 अदर एटम्स। पहले हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, फिर अदर एटम्स बैलेंस करेंगे। कुछ बुक्स बहुत कुछ कहती हैं, अलग अलग कहती हैं, पहले आप अदर एटम्स को बैलेंस करिए, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करिए, फिर ऑक्सीजन। पहले आप हाइड्रोजन शुरुआत करिएगा, देखिएगा आपका इक्वेशन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा और आसानी से बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात, बैलेंसिंग में हमेशा याद रखिए कि जब आप बैलेंसिंग करेंगे
तो सारे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। पूरे केमिस्ट्री में जितने इक्वेशन आप लिखेंगे, छोटे बड़े जैसे भी आप लिखें, सबको बैलेंस करेंगे, लेकिन सबको डिटेल नहीं बनाएंगे। हाँ, लास्ट में आपके पास 10 मिनट बच गया, तब आप सबका डिटेल बना लीजिए, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन सबको डिटेल बनाने में अपना टाइम तुरंत वेस्ट मत करिए, उसी को डिटेल बनाइए जिसके बारे में स्पेशली कहा गया हो कि इस रिएक्शन को आप पूरे डिटेल के साथ लिखिए, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ लिखिए। ठीक, बात समझ में आई? ग्रेट। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, या टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ज्यादा फोकस करने वाला हूं उन टॉपिक्स पे जो टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, लोगों को समझ में कम आते हैं, और जो हमारे अदर टीचर्स होते हैं ऐसे टॉपिक को स्किप कर देते हैं या थोड़ा सा पढ़ा के छोड़ देते हैं। तो मैं आपको पहले से बता दूं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या फोकस करने वाला हूं। टोटल 5 टाइप्स के आपके रिएक्शंस होते हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन। 5 टाइप्स के रिएक्शन है। इसमें मेरा ज्यादा फोकस होगा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द मोस्ट वन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप तैयार हो जाइए। टाइम टेबल मैं आपको यहां पे एक बार बता दे रहा हूं कि क्या टाइम टेबल है आपका। मंडे बायोलॉजी, ट्यूसडे फिजिक्स, वेंसडे केमिस्ट्री, और यही पैटर्न अगले 3 दिन। थर्सडे बायोलॉजी, फ्राइडे फिजिक्स एंड सैटरडे केमिस्ट्री। Understand everyone? Okay, so in this way we are going to talk about new topics, different topics and different lectures. Ready? So here we stop, and आप ये वीडियो वाव क्लास पे देख रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ठीक है, हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं www.wowclass.xyz, और आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम फेस टू फेस इंटरेक्ट होते हैं स्टूडेंट से, और हमारी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। वी आर टेकिंग ओनली 20 स्टूडेंट्स पर बैच। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, मेरे साथ बने रहिए वाव क्लास पे, और अपनी प्रॉब्लम्स को मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐसे स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करिए जो बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, जो जिनको लगता है कि पूरा चैप्टर रिवाइज करना चाहिए। डेफिनेटली मैं पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाला हूं, और डेली की डेली आपके बोर्ड एग्जाम्स तक, मतलब मेरा तो ये टारगेट है कि मैं 30th ऑफ मार्च तक इसको खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि खत्म होगा, बिकॉज टॉपिक्स आर टू बिग। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, thank you for joining us, have a great day.